वेलकम बैक दोस्तों, मैं मनोज पवार एक बार फिर आपके सामने रीट हिस्ट्री की इस सीरीज़ में एक नए टॉपिक के साथ। हमने मौर्य प्रशासन को और मौर्य साम्राज्य को पहले वीडियोस में देख चुके हैं हम लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी क्रम में गुप्त साम्राज्य को समझाने का प्रयास करूंगा, जहां से निश्चित तौर पर एक या दो प्रश्न हमारे रीट एग्ज़ाम पेपर में आते हैं। तो यहाँ बात करेंगे हम गुप्त साम्राज्य की। बेसिक जानकारी दे देते हैं पहले, उसके बाद में टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। देखिए साहब, गुप्त साम्राज्य जैसा कि क्रमबद्ध तरीके से हम अध्ययन करते हुए आ रहे हैं कि सर्वप्रथम मगध को एक साम्राज्य के रूप में स्थापित करने वाला वंश हर्यक वंश रहा, और उसके पश्चात हमने देखा अलग अलग राजवंश आए, और उसके बाद में आता है मौर्य राजवंश, जो एक नई बुलंदियों पर लेकर के जाता है। और अखंड भारत का स्वप्न पहली बार अगर साकार होता है किसी वंश के द्वारा तो वो मौर्य साम्राज्य है। उसके पश्चात कई अन्य मौर्यों का जो पतन होता है, अंतिम शासक बृहदत्य, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी जाती है, जो कि कट्टर वैष्णव धर्म या ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने वाला शासक था। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए अपने पुरोहित, जिनको हम पतंजलि के नाम से जानते हैं, जिन्होंने महाभाष्य टीका लिखी है। तो उनके सानिध्य में रहते हुए 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया जाता है। और इसी क्रम में, क्योंकि मौर्यों के समय में बौद्ध धर्म को बहुत अधिक प्रचार प्रसार मिला था, तो कहीं ना कहीं पुष्यमित्र शुंग जो है इस बात से नाराज था, और उसने इसी नाराजगी को जाहिर करते हुए कई बौद्ध स्तूपों को और बौद्ध स्मारकों को तोड़ा। और ऐसा ही एक शासक आगे चल करके और भी आता है, जिसको हम पुष्यभूति वंश के दौरान पढ़ेंगे, बंगाल का गौड़ शासक शशांक, जिसने उस बोधि वृक्ष को ही कटवा दिया जहां पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ये सारे वंश काफ़ी अल्प समय तक के लिए रहे, और इसी पीरियड के अंदर मौर्यों के पश्चात में अगर एक प्रभावी शासन व्यवस्था रही तो वो कुषाणों की रही। और कुषाणों में कनिष्क, जिसने चौथी बौद्ध संगति करवाई, और उसी क्रम में विदेशियों में शक भी आते हैं। आप लोग देखते हैं कि कण्व वंश भी होता है, सातवाहन वंश। निश्चित तौर पर सातवाहन से 2 ही प्रश्न निकल करके आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न, 2 फैक्ट रहते हैं। एक तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम अवश्य रहेगा उसमें, सबसे प्रभावी शासक। और ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की परंपरा जो प्रारंभ हुई वो सातवाहन वंश से शुरू हुई। और सातवाहन वंश ही एक ऐसा वंश था जिसमें स्त्रियों को शासन करने की इजाजत तो नहीं थी, किंतु वहाँ के शासक अपने आप को अपनी माता के नाम से संबोधित करवाना पसंद अधिक करते थे। जैसा एग्जाम्पल के लिए गौतमी पुत्र सातकर्णी। उसके बाद में एक लंबा अस्थिरता का काल चला मौर्यों के पश्चात, मौर्योत्तर काल में। और यह अस्थिरता तब जाकर के थमती है जब गुप्त साम्राज्य अस्तित्व में आता है। यानी कि जो अधूरे कार्य छोड़ करके मौर्य शासक चले गए, उनको कहीं ना कहीं पूरा करने का प्रयास गुप्त शासकों द्वारा किया जाता है। और गुप्त काल जो है वो भारत के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। देखिएगा, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये प्रश्न एक बार रीट एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया गया था कि किस शासन काल को भारत का स्वर्ण काल माना गया है। तो गुप्त शासकों के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, क्योंकि यहाँ पर साम्राज्य विस्तार के साथ साथ सांस्कृतिक और कला के क्षेत्र में भी उतनी ही उन्नति हुई जितनी साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में हुई। और कुछ शासकों के यहाँ नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। इसी को हम क्लासिक एज भी कहते हैं। क्लासिक एज जो पीरियड रहा, उसके बाद में इसी को कहा गया है श्रेण्य काल। श्रेणी एक अलग चीज थी जो हमने वैदिक सभ्यता के अंदर पढ़ी है, मौर्यों में पढ़ी है, वो अलग चीज है। ये श्रेण्य युग के नाम से या श्रेण्य काल के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, पीछे पास्ट में जाकर के देखते हैं कि कुषाण वंश जो है उसका शासन रहा लगभग 230 ईस्वी तक, 230 ईस्वी तक। उसके बाद में आए शक, और शकों का जो शासन रहा वो 250 ईस्वी तक रहा। और उसके बाद में कहीं ना कहीं अस्तित्व में आता है गुप्त साम्राज्य। देखिएगा, गुप्तों के बारे में बेसिक चीजें कि गुप्त कौन थे। तो सबसे पहली चीज तो कहीं कहीं पर यह उल्लेख मिलता है, ऐतिहासिक उल्लेख, कि ये राष्ट्रकूटों के सामंत थे। यानी
गुप्त जो थे सीधे ही शासन स्थापित नहीं करते हैं, ये राष्ट्रकूटों के सामंत थे। राष्ट्रकूट एक प्रभावी शक्ति के रूप में उभरा था मौर्यों के पश्चात दक्षिण भारत के अंदर, और जो प्रतिहार वंश है वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्रकूटों के सामंत के रूप में रहे हैं। राष्ट्रकूटों द्वारा जब किसी यज्ञ का आयोजन करवाया जाता है तो प्रतिहार शासक वहाँ पर द्वारपाल की भूमिका में रहते हैं, इसीलिए वो प्रतिहार शब्द उनके साथ जुड़ा है। जब आगे बात करेंगे, जब पढ़ेंगे उसके बारे में देखिएगा। तो यहाँ बात निकल करके आती है कि गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्लासिक एज या श्रेण्य काल भी कहते हैं। कुषाण वंश 230 ईस्वी तक रहा और शक जो साम्राज्य है वो 250 ईस्वी तक रहा, और उसके बाद में अस्तित्व में आता है 275, यानी कि शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी श्रीगुप्त के समय में 240 में, लेकिन जो वास्तविक स्थिति जो गुप्तों ने प्राप्त की वो 275 ईस्वी समुद्रगुप्त के समय में। देखिएगा, तो राष्ट्रकूटों के सामंत के रूप में जाना जाता है। अब बात करेंगे कि ये थे कौन। राष्ट्रकूटों के सामंत थे, लेकिन कौन से वर्ण से इनका संबंध था, तो इसमें सारे के सारे इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ नाम निकल करके आते हैं, जैसे सबसे पहला नाम निकल करके आता है केपी जायसवाल। केपी जायसवाल, और केपी जायसवाल क्या मानते हैं गुप्तों को, तो वे गुप्तों को मानते हैं शूद्र, जाट जाति के मानते हैं और शूद्र की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा मत निकल करके आता है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जो कि हमारे सिरोही जिले के रोहिड़ा गांव के निवासी हैं, और साथ ही साथ भारत में राजस्थान के इतिहास के वास्तविक जनक इन्हीं को माना जाता है। वैसे इतिहास का पितामह राजस्थान में तो घोड़े वाले बाबा हैं हमारे कर्नल जेम्स टॉड, लेकिन वास्तविक जो जनक मानते हैं वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा को मानते हैं। इन्हें चंद्रवंशीय यानी क्षत्रियों की श्रेणी में रखा है। आपको जब आगे मैं राजस्थान के विभिन्न राजवंशों का अध्ययन करवाऊंगा तब बताऊंगा कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा का एक वक्तव्य हमेशा याद रखना, प्रत्येक राजवंश के लिए उन्होंने चंद्रवंशीय शब्द की ही बात कही है। और एक निकल करके आते हैं दशरथ शर्मा, जिन्होंने सभी राजपूतों को ब्राह्मण बताया है। ठीक है साहब। इसके बाद में आते हैं एलन एल्टेकर, और साथ में एक नाम और जुड़ता है रोमिला थापर, बिल्कुल वही रोमिला थापर जिसने सिंधु घाटी सभ्यता के काल को रेडियो कार्बन पद्धति के समकक्ष माना है, रोमिला थापर। इन्होंने इन्हें वैश्य बताया है, और ये सबसे प्रामाणिक मत है, ये सबसे प्रामाणिक मत है कि जो हमारे गुप्त हैं वे वैश्य थे। इस मत पर सभी लोग एक मत होते हैं आगे चल करके। और एक व्यक्ति का और नाम याद रखेंगे हम, हेमराज चौधरी। हेमराज चौधरी ने गुप्तों को क्या बताया है, तो उन्होंने गुप्तों को ब्राह्मण बताया है। इस प्रकार से यहाँ बात निकल करके आती है कि गुप्त कौन थे। तो गुप्तों के बारे में काफी सारे मत प्रचलन में थे, लेकिन मुख्य रूप से जिस मत को सर्व मान्यता प्राप्त हुई वो है कि गुप्त वैश्य वर्ण से संबंधित थे। चलिएगा आगे देखते हैं हम। हमें गुप्त शासकों की या गुप्त साम्राज्य की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो देखिए उसके काफी सारे स्रोत हैं। अगर मैं बात करूं साहित्यिक स्रोतों की, कौन कौन से साहित्यिक स्रोत है जो हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी देते हैं, तो कुछ ऐसे साहित्य यहाँ निकल करके आते हैं, जिसमें पहला है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम, और उसी के साथ में एक नाम और जोड़ देता हूं मैं, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, इन दोनों के रचयिता जो है वो विशाख दत्त है, और विशाख दत्त जो है वे गुप्तकालीन साहित्यकार हैं, गुप्त काल के साहित्यकार हैं विशाख दत्त। अब देखिएगा इन दोनों साहित्यों की मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं, आगे आएगा ये चीज। देवी चंद्रगुप्तम में विशाख दत्त ने किसकी स्टोरी लिखी है, तो उन्होंने लिखी है चंद्रगुप्त द्वितीय प्लस इन्हीं के बड़े भाई जिनका नाम था रामगुप्त, जिनके समय में शकों का आक्रमण होता है शकपति नाम के शासक का, और वो इनकी पत्नी को मांगता है। तो ये अपनी निर्योग्यता और निर्बलता दिखाते हुए अपनी पत्नी सौंपने का आश्वासन दे देते हैं, और वहीं पर उनके छोटे भाई जिनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, वे उनकी पत्नी ध्रुव देवी का वेश बनाकर या उनके रूप में वहां पहुंचते हैं और शकपति की हत्या कर देते हैं, और इसी के बाद में वो शकारी की उपाधि धारण करते हैं। और इसी क्रम में फिर अयोग्य भ्राता जो गद्दी पर विराजमान थे रामगुप्त, उनकी भी हत्या चंद्रगुप्त द्वारा कर दी जाती है, और उसके पश्चात वो उनकी पत्नी
ध्रुव देवी से विवाह कर लेते हैं। क्योंकि देखिए गुप्त साम्राज्य के अंदर एक व्यवस्था थी कि पति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति पे सबसे पहला अधिकार उसकी पत्नी का होता था। तो पत्नी बन गई संरक्षिका, अगर राजा बनना है तो उससे विवाह करना अनिवार्य था, तो वो विवाह कर लेते हैं। इसी स्टोरी को विशाख दत्त ने अपने इस साहित्य के अंदर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। दूसरी बात करेंगे मुद्रा राक्षस की। ये लिखा तो गया है मौर्यों के लिए, यानी मौर्य काल की जानकारी देता है, कहीं कहीं पर इसमें गुप्तों के बारे में भी वर्णन मिला है। मुद्रा राक्षस याद रखिएगा पहला भारतीय इतिहास का नायिका विहीन एक उपन्यास है, एक ग्रंथ है, क्योंकि इसके अंदर मुद्रा राक्षस जो नंद वंश के घनानंद का एक दरबारी था, और इसी मुद्रा राक्षस जो उपन्यास है, ग्रंथ है, उसके अंदर यह वर्णन दिया गया है कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य जो है घनानंद की हत्या करता है, उसको पराजित करता है और मगध में मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो विशाख दत्त द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस ये नायिका विहीन ग्रंथ है, गुप्त काल में लिखा गया। चलिएगा आगे अन्य स्रोतों में बात करेंगे। कालिदास, बिल्कुल, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इनके काफी सारे प्रसिद्ध ग्रंथ या रचनाएं रही हैं, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला और दुष्यंत राजा की कहानी। उसके पश्चात इन्होंने और भी बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें रघुवंशम है और भी बहुत है, मेघदूत हैं। तो ये काफी सारा, तो इनके सारे ग्रंथों में भी कहीं ना कहीं हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो कालिदास की रचनाएं, उसके पश्चात एक आता है आपका कामसूत्र, जिसके रचनाकार है वात्सायन। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं साहब, कामसूत्र किसकी रचना है, तो वात्सायन की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम या मेघदूत या आपका कह देते हैं हम रघुवंशम, कुमार संभव, ये किसकी रचना है, ये रचना है कालिदास की। चलिएगा इसके बाद में बात करूंगा मैं आगे। काफी सारे ऐसे लेख या अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं जिनसे हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। देखिएगा सर्वाधिक अभिलेख जो मिलते हैं वो हमें कुमार गुप्त महेंद्रादित्य के शासन काल में मिलते हैं। लगभग उन अभिलेखों की संख्या 18 है। तो प्रमुख अभिलेखों में बात करेंगे। सबसे पहला अभिलेख, बिल्कुल नो डाउट सबसे प्रमुख जो गुप्त काल का रहा, प्रयाग प्रशस्ति, जिसके अंदर हमें क्या मिलती है जानकारी। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है, तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी थे जिनका नाम था हरिशेन, इनके द्वारा लिखी गई। और कौन सी भाषा में, तो बिल्कुल संस्कृत भाषा में, क्योंकि ये वैष्णव मत को प्रधानता देते थे। तो इन्होंने जो अपने भाषा रखी थी, माध्यम रखा था, वो संस्कृत भाषा को रखा था। हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त काल के शासक श्री गुप्त से लगाकर समुद्रगुप्त तक का वर्णन किया है, समुद्रगुप्त तक की वंशावलियां दी हैं, और साथ ही समुद्रगुप्त की विजयों का भी उल्लेख है। समुद्रगुप्त कभी नहीं हारे युद्ध में, ऐसा हरिशेन कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति के अंदर। और इसी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ने स्वयं को क्या कहा है, श्रीगुप्त का परपौत्र। श्रीगुप्त का परपौत्र कौन है, समुद्रगुप्त। ये वर्णन हमें कहाँ मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी, हरिशेन ने। किस भाषा में, संस्कृत में। हरिशेन कौन थे, तो हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी थे। और देखिएगा यहीं पर क्लियर कर देता हूं, जो ये प्रयाग प्रशस्ति है ये शुरुआती दौर में जो रही, लेकिन हमें मिली है ये प्रयाग इलाहाबाद के अंदर, इसीलिए इसे प्रयाग प्रशस्ति। लेकिन इसका संबंध कौशाम्बी से था, और कौशाम्बी में इसको स्थापित करवाया था मौर्य शासक महान अशोक ने। उसकी भाषा आपको पता ही है, ब्राह्मी लिपि है उसकी। और उसने इसके अंदर स्तंभ लेख था एक प्रकार से, इसमें जनता को जो शिक्षाएं देने या अपने विचारों से अवगत करवाने की प्रेरणा जो उसने दारा प्रथम से सीखी थी। तो कौशाम्बी के अंदर अशोक द्वारा स्थापित, इसी पर आगे चल करके हरिशेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी जाती है, यानी सेकंड प्रयाग प्रशस्ति। फिर जब इसकी नज़र, अकबर की नज़र इस पर पड़ती है, तो वो इसको उठा करके ले आता है प्रयाग इलाहाबाद, और उसी के ऊपर आगे चल करके जहांगीर और बीरबल के बारे में फारसी भाषा के अंदर कुछ लिखा जाता है। यानी एक ही स्तंभ पर 3 विभिन्न कालों के शासकों के बारे में वर्णन हमें मिलता है प्रयाग प्रशस्ति के अंदर। इसके अलावा दूसरे अगर अभिलेख की बात करें तो भीतरी अभिलेख जो स्कंदगुप्त के समय का है, और उसी के बाद जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है, बिल्कुल साहब जूनागढ़ अभिलेख का संबंध है रुद्रदामन से। रुद्रदामन द्वारा लिखित या उसके शासनकाल में जूनागढ़ अभिलेख। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए जो हमें गुप्त काल की जानकारी देते हैं। उसके अलावा बात करेंगे मुद्राओं की, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि गुप्त काल जो है वो स्वर्ण युग रहा है। सोने की सर्वाधिक जो मुद्राएं चली हैं वो गुप्त काल में ही चली हैं।
सबसे बड़ा सोने का सिक्का जो चला है वो भी गुप्त काल में चला है, सर्वाधिक चांदी के सिक्के चले हैं तो वो भी गुप्त काल में चले हैं। तो सिक्के मुख्य रूप से जो मिले हैं वो किसके मिले हैं? सोने के सिक्के। और सोने के सिक्के में हम बात करूंगा कि अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त को एक सिक्के के ऊपर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। यानी कि ये सिक्के हमें किन किन चीजों की जानकारी देते हैं? पहली चीज तो ये कि सोने के सिक्के तो आर्थिक दशाओं को बताता है कि गुप्तों की आर्थिक दशाएं अन्य राजवंशों की तुलना में बहुत अच्छी थी। उसके साथ ही हमें विदेशी व्यापार की भी जानकारी देते हैं, विदेशी व्यापार था इनका। और तीसरी जानकारी हमें मिलती है उस समय की कला की, कि जिस प्रकार से वीणा बजाता हुआ वीणा वादक समुद्रगुप्त एक सिक्के पर, उसके अलावा एक सिक्के पर उसने अपने आप को उपाधि से जो नवाजा है समुद्रगुप्त ने, उस उपाधि का भी वर्णन उसने किया है। तो इस प्रकार यहाँ सिक्कों से भी हमें काफी सारी जानकारी मिल जाती है। किसके बारे में? बिल्कुल गुप्त साम्राज्य के बारे में। अब बात करेंगे हम आपको कुछ विदेशी यात्रियों के विवरणों की, जिसमें पहला आता है फायान। ये चीनी यात्री है फायान, जो भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया और साथ ही साथ इसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अंदर जो व्यवस्थाएं थी उनका बखूबी वर्णन किया है। जैसे कि राम राज्य की भांति था, ताले लोग घरों में नहीं लगाते थे, चोरियां नहीं होती थी, सजा जो थी वो बड़ी सॉफ्ट थी, मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था, लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे, केवल चांडाल लोग ही मांस मदिरा का सेवन करते थे। इसके अलावा लोग जो है उन पर करों का भार बहुत कम था। उसके अलावा नौकरशाही व्यवस्था, वेतनभोगी कर्मचारियों की व्यवस्था का भी वर्णन। पाटलिपुत्र के अंदर जब महलों को देखता है तो कहता है कि ये तो देवी और देवताओं द्वारा निर्मित है। ये सारी व्यवस्था फायान ने की है। हालांकि उसने किसी भी गुप्त शासक का नाम कहीं उल्लेखित नहीं किया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरे शासक जिन्हें कहते हैं यात्रियों का राजकुमार, बिल्कुल साहब, यात्रियों का राजकुमार कौन है? हैनसांग, जो कि आया किसके समय में है? हैनसांग ये आया है साहब हर्ष के काल में। और साथ ही साथ हैनसांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार ये हर्ष के समय में आया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया और अध्यापन भी करवाया। ये राजस्थान के एक स्थान जालोर जिले के अंदर भीनमाल में भी गए और भीनमाल को इन्होंने अपनी इस यात्रा वृत्तांत में पीलो मोलो शब्द दिया है। पीलो मोलो, भीनमाल को क्या नाम दिया है? पीलो मोलो, वही भीनमाल जिसका संबंध महाकवि माघ शिशुपाल वधम से है। चलिएगा आगे बात करते हैं हम यात्रा वर्णनों में। हैनसांग और फायान, नालंदा विश्वविद्यालय से संबंध रहता है इनका, हैनसांग का। अब बात करूंगा हमें प्रमुख गुप्त शासकों की, जिसमें सबसे पहले आते हैं श्रीगुप्त। बिल्कुल श्रीगुप्त यही है संस्थापक। श्रीगुप्त कौन है? तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, जिनका उल्लेख हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इनका संबंध प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। यानी प्रयाग प्रशस्ति ये कहती है कि साहब संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। इनका अगर हम काल देखें तो 240 एडी से 280 एडी। वास्तविक संस्थापक और आगे चल करके आएंगे। प्रयाग प्रशस्ति के अंदर समुद्रगुप्त ने इन्हें अपना, मतलब समुद्रगुप्त को खुद ने अपने आप को श्रीगुप्त का परपौत्र बताया है। और साथ ही बात करेंगे श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। बस इससे ज़्यादा श्रीगुप्त के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। दूसरे शासक जो कि श्रीगुप्त के पुत्र हैं घटोत्कच गुप्त। घटोत्कच गुप्त, इनका शासनकाल रहता है 280 से 319 एडी और इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। बिल्कुल यही है इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये है घटोत्कच जो कि द्वितीय रहे श्रीगुप्त के बाद में। उसके बाद में आते हैं तीसरे शासक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम को हम गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। वास्तविक संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक हैं। और वास्तविक संस्थापक होने के साथ साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध, जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया वैसा ही वैवाहिक संबंध इन्होंने स्थापित किया है। राजकुमारी है लिच्छवी की, जिसका नाम है कुमार देवी। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह, कुमार देवी से विवाह। और इसी विवाह के कारण इनको मगध जो है वो दहेज में प्राप्त होता है।
जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के बाहर के कुछ भाग क्षेत्र मिले थे ना, वैसे ही। और इसी के साथ में ये अपनी राजधानी स्थापित करते हैं पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी को स्थापित करते हैं। साथ ही इनका अगर शासनकाल हम देखें तो 319 से लगा करके 334 एडी, और 319 में ही ये एक नए संवत को चलाते हैं जिसको गुप्त संवत कहा जाता है। गुप्त संवत कौन चलाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। और गुप्त संवत और शक संवत, बिल्कुल कनिष्क द्वारा शक संवत जो चलाया गया, उस दोनों के बीच का अंतर देखें तो लगभग वो 214 वर्ष 241 वर्ष का निकलता है। 241 वर्ष का अंतर है गुप्त और शक संवत के बीच में। देखिएगा यहाँ विवाह कर दिया लिच्छवी राजकुमारी के साथ में, और इसी विवाह के उपलक्ष्य में ये राजा रानी के सिक्के चलाते हैं। राजा रानी के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। और इसी के साथ में गुप्त संवत चलाया 319 एडी के अंदर, किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और अगर बात की जाए सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलाए? चांदी के सिक्के, तो सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाने वाला है चंद्रगुप्त प्रथम। और सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के चलाने वाला तो वो है कुषाण वंश का। कुषाण वंश का शासक है जिसका नाम है, कुषाण वंश का शासक जिसका नाम है भीम कडफिसस। भीम कडफिसस द्वारा सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए जाते हैं। और भारत में चांदी के सर्वप्रथम जो सिक्के चलाए गए वो किसके द्वारा चलाए गए? तो वो चलाए गए थे चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, लिच्छवी कुमार देवी से विवाह किया और राजा रानी के सिक्के चलाए। लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, ये स्वयं को गुप्त वंश का शासक कहलाने की बजाय लिच्छवियों का दामाद कहलाना अधिक पसंद करते थे, क्योंकि लिच्छवी उस समय एक प्रभावशाली राजवंश था। तो लिच्छवियों का दामाद कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चलिएगा आगे बात करूंगा मैं अगले शासक की, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र, और जिन्होंने न केवल चंद्रगुप्त के पश्चात मौर्य चंद्रगुप्त के बाद में गुप्त साम्राज्य को, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात गुप्त साम्राज्य को एक नई बुलंदियों पर पहुंचाया उनके पुत्र, योग्य पुत्र समुद्रगुप्त। देखिएगा समुद्रगुप्त योग्य पुत्र था। जैसे कि चोल शासकों के बारे में बात करते हैं ना, राजा प्रथम के बाद में, है ना, गंगेकोड़ की जिसने उपाधि, एक योग्य पिता का एक योग्य पुत्र। तो वही बात यहाँ लागू होती है। इनका शासनकाल रहा 335 से 375 एडी। इन्हें एक यूरोपीय इतिहासकार है जिन्होंने भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया? समुद्रगुप्त को। और किसने कहा? तो विसेंट ऑर्थर स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा? क्योंकि इसकी जो नीति थी दिग्विजय और एकीकरण की नीति, इसने भारत के विभिन्न भागों के शासकों को अलग अलग वर्गों में बांट करके उनके विरुद्ध जीत अभियान चलाया और उनके प्रति अलग अलग प्रकार की नीतियां भी अपनाई, जिसमें दक्षिण भारत के राज्य हैं, आर्यावर्त उत्तर भारत के राज्य हैं, उसके अलावा आठविक राज्य हैं, सीमांत राज्य हैं और विदेशी राज्य हैं। इस प्रकार से सभी राज्यों के प्रति इनकी जो नीतियां रही वो अलग अलग प्रकार की। यहां से भी कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है। तो समुद्रगुप्त विसेंट ऑर्थर स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया, दिग्विजय और एकीकरण की नीति अपनाई। और इसी के साथ में मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, प्रयाग प्रशस्ति, ये सबसे बड़ा साहित्यिक उपलब्धि है इनकी। प्रयाग प्रशस्ति किसके समय में लिखी गई? प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई समुद्रगुप्त के काल में या समुद्रगुप्त के शासन काल में। किसके द्वारा? इनके ही दरबारी हरिसेन द्वारा संस्कृत में। और किस पर लिखी गई? जिस पर अशोक ने कौशाम्बी का अपना लेख लिखवाया था। और इस प्रयाग प्रशस्ति में क्या है? श्रीगुप्त से लगाकर समुद्रगुप्त तक के वंश का, पूरे गुप्त साम्राज्य के वंश का उल्लेख उसमें मिलता है। और साथ ही उसी में समुद्रगुप्त स्वयं को श्रीगुप्त का परपौत्र बताता है। इसी में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। और हरिसेन कहता है कि समुद्रगुप्त ने जितने भी विजय अभियान चलाए उसमें वो कभी पराजित नहीं हुआ, चाहे वो उत्तर भारत की बात हो, चाहे वो दक्षिण भारत की बात हो या
सीमावर्ती क्षेत्रों की बात हो, लेकिन एक स्वप्न जो चंद्रगुप्त प्रथम ने देखा था, एक स्वप्न जो समुद्रगुप्त ने देखा था, दोनों का एक ही कॉमन स्वप्न था और जिसको वो पूरा नहीं कर पाए वो था वाकाटक विजय का। वाकाटक विजय जो इन्हीं के पुत्र द्वारा की जाती है, मतलब बिना हथियार उठाए वाकाटक को अपने नियंत्रण में ले आना, वो मैं आगे चर्चा करूंगा जब चंद्रगुप्त द्वितीय को हम पढ़ेंगे। चलेगा, आगे बात करेंगे इसकी उपाधियों की। तो इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, इसलिए इसने अपने सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम, अश्वमेध पराक्रमांक की उपाधि धारण की और इस उपाधि का हमें जानकारी इसके द्वारा चलाए गए सिक्कों पर मिलती है। इसके सिक्कों पर एक तरफ एक सिक्का इनका ऐसा भी मिलता है जिस पर ये वीणा बजाते हुए दिखाते हैं और उसी सिक्के पर लिखा हुआ है अश्वमेध पराक्रम, यानी अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले थे, इन्होंने यज्ञ करवाया। और करवाने के कारण यज्ञ करवाने वाला कौन है? तो समुद्रगुप्त। ठीक है साहब। इसके अलावा इन्होंने भी अपने पिता की तरह स्वयं को गुप्त शासक कहलाने से ज्यादा पसंद किया। लिच्छिवी दोहित्र, यानी कि लिच्छिवियों का दोहिता, तो ये भी एक उपाधि है इनकी, लिच्छिवः दोहित्र, ये उपाधि भी इन्होंने धारण की। इसके अलावा सभी राजाओं में श्रेष्ठ, तो सर्वराजोच्छेता, यानी सभी राजाओं में श्रेष्ठ या सबसे ज्यादा अधिक शक्तिशाली, इस तरह की उपाधि भी इन्होंने धारण की। तो इनकी ललित कला और वीणा वादन प्रेम को देख करके इनको कवि राजा की भी उपाधि दी गई। कविराज किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को। क्यों? क्योंकि एक तो वीणा वादन करते थे और दूसरा ललित कलाओं के ज्ञाता थे, ललित कलाओं में निपुण थे। कौन थे? समुद्रगुप्त। तो दो अन्य ऐसे शासक भारतीय इतिहास के जो वीणा वादन में निपुण थे, तो एक है मेवाड़ के महाराणा कुंभा और दूसरे हैं मुगल साम्राज्य के सबसे कट्टर शासक जिनको हम औरंगजेब के नाम से जानते हैं। ये भारतीय इतिहास के तीन ऐसे शासक हैं जिनका संबंध अलग अलग राजवंशों से है, अलग अलग काल से है, लेकिन ये वीणा वादन करने में निपुण थे। देखिएगा, इसके अलावा ये समुद्रगुप्त है, वो वैष्णव धर्म के प्रति इनकी गहरी आस्था थी। ये विष्णु के उपासक थे, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। और आगे हम जब इनके साहित्य की और इनके प्रशासन की चर्चा करेंगे तो वहां देखेंगे कि वैष्णव धर्म मत जो है इनके काल के अंदर बहुत ज्यादा फलीभूत हुआ। वैष्णव मत को इन्होंने बहुत ज्यादा प्रश्रय दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि ये धर्म विरोधी थे, अन्य धर्मों के प्रति इनकी विरोध की भावना थी। इन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को भी समानता से लिया है, उनको भी प्रश्रय दिया। आगे चल करके दो ऐसे गुप्त शासकों का भी अध्ययन करेंगे जिन्होंने वैष्णव मत छोड़ दिया और बौद्ध मत में चले गए। नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत बड़ी राशि जिन्होंने भेंट स्वरूप प्रदान की, एक व्यक्ति का नाम निकल करके आता है जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में उनको जाना जाता है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखेंगे। देखिएगा, अब इनकी प्रमुख नीतियों की बात कर लेता हूं क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य जो रहा, देखिएगा, साहित्य की दृष्टि से तो प्रयाग प्रशस्ति हो गया सबसे बेस्ट प्रश्न जो निकल करके आएगा। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त से, उधर आप देख लो अकबर जहांगीर से, बिरबल से, और उधर सबसे पहले अशोक कौशाम्बी के अंदर। ये भी प्रश्न रिलेट करके हो सकता है पूछा जाए। तो इनकी जो नीतियां रही हैं विभिन्न राज्यों के प्रति, तो नीतियों में सबसे पहली बात करेंगे आर्यावर्त की। आर्यावर्त जिसको हम उत्तर भारत के रूप में निरूपित कर सकते हैं। वहां सर्वप्रथम इन्होंने 3 राज्यों को अपने अंदर शामिल किया और उसके बाद में अगले चरण में 9 राज्यों को। इस प्रकार से उत्तर भारत के कुल 12 राज्य जो है इनके द्वारा विजित किए गए और उनके प्रति जो इनकी नीति रही वो नीति कहलाती है आर्यावर्त। आर्यावर्त राज्य प्रसवोद्धरण, आर्यावर्त राज्य प्रसवोद्धरण, ये नीति अपनाई गई थी उत्तर भारत के 12 राज्यों के प्रति या उत्तर भारत के राजाओं के प्रति। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त। ये नीति, क्योंकि इनकी नीतियां सभी राज्यों के प्रति अलग अलग रही है, तो यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है। दक्षिण भारत की अगर मैं बात करूं तो दक्षिण भारत में भी 12 ऐसे राज्य थे जिनके प्रति इनकी नीति जो रहती है वो रहती है ग्रहण मोक्षानुग्रह, यानी ग्रहण करो, राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल करो, राजा को क्षमा कर दो, मोक्ष, और अनुग्रह यानी कि वापस उस राजा को उसका राज्य सौंप दो। ठीक है ना? तो इस प्रकार की नीति दक्षिण भारत के प्रति रही। हाँ, आठविक राज्यों की बात करें तो आठविक राज्यों के प्रति जो इनकी नीति रही उसको कहते हैं परिचारकीकृत।
परिचारकीकृत की नीति अपनाई गई थी आठवीं राज्यों के प्रति। तो सीमावर्ती जो राज्य हैं, सीमावर्ती राज्य, उन सीमावर्ती राज्यों के लिए जिसके अंदर मुख्य रूप से 5 राज्यों के नाम आते हैं, जिसमें कामरूप प्रदेश जो असम में आता है, उसके बाद करतारपुर अभी का वर्तमान का पंजाब, बंगाल का कुछ क्षेत्र, तो उनको कहता है सीमावर्ती क्षेत्र। 5 राज्यों की यहाँ उल्लेख की जाती है और उसके अंदर जो नीति अपनाई गई सर्व कर दानाकरण। देखिएगा ये इसी से प्रश्न निकल करके आएंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा याद रखना जरूरी होगा। सर्व कर दानाकरण प्रणानम, इस प्रकार की नीति अपनाई गई सीमावर्ती 5 राज्यों के प्रति। और विदेशी राज्यों के प्रति जो इनकी नीति रही, विदेशी राज्यों के प्रति, उस नीति को हम कहते हैं आत्मनिवेदन कन्योपायन। आत्मनिवेदन कन्योपायन, ये कुछ नीतियां देखिएगा। आर्यावर्त के प्रति आर्यावर्त राज्य प्रसवोद्धरण, दक्षिण भारत के प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति, 8वीं राज्यों के प्रति परिचारकीकृत की नीति, सीमावर्ती राज्यों के लिए सर्व कर दानाकरण प्रणानम की नीति और विदेशी राज्यों के प्रति आत्मनिवेदन कन्योपायन की नीति का इन्होंने पालन किया। इस प्रकार इनकी विजय के बारे में उल्लेख हमको प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जहां इनकी प्रमुख नीतियां क्या क्या रही भारत के विभिन्न क्षेत्र के राज्यों के प्रति, उसकी भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। देखिएगा, इसके अलावा मैंने पहले क्लियर कर दिया कि ये वैष्णव धर्म के प्रति बहुत इनकी श्रद्धा थी, लेकिन ये अन्य धर्मों को भी समानता के भाव से लेते थे। और उसी क्रम में एक बौद्ध विद्वान है, बौद्ध विद्वान जो इनके संरक्षण प्राप्त करते हैं, इनके संरक्षण में आते हैं, उनका नाम है वसुबंधु असंग। वसुबंधु असंग, ये वसुबंधु असंग जो है, इनको संरक्षण प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो समुद्रगुप्त के द्वारा। तो समुद्रगुप्त एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है यहाँ पर गुप्त काल के अंदर, समुद्रगुप्त। और उसके बाद में अगर कोई प्रमुख रहता है तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नाम से हम जिनको जानते हैं। वो अकबर का अग्रगामी भी माना जाता है अपनी नीतियों के कारण। वो कौन कौन सी नीतियां हैं जो इस चंद्रगुप्त द्वितीय को अकबर का अग्रगामी मानते हैं, क्योंकि आगे चल करके अकबर कहीं ना कहीं उसकी नीतियों को ही फॉलो करता है। शासकों के इस क्रम के अंदर आगे हम देखते हैं, समुद्रगुप्त के बाद में उनके बड़े पुत्र कह दीजिए आप, रामगुप्त। देखिएगा, रामगुप्त से रिलेटेड एक ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि इनके समय में एक शक शासक जिसका नाम है शकपति का ही उल्लेख मिलता है यहाँ पर। शकपति द्वारा आक्रमण का योजना बनाई जाती है और शर्त रखी जाती है कि आप अपनी पत्नी जिनका नाम है ध्रुव देवी, वो मुझे सौंप दीजिए, मैं आप पर आक्रमण नहीं करूंगा। और ये अपनी अयोग्यता यही साबित कर देते हैं कि ये अपनी पत्नी सौंपने का आश्वासन दे देते हैं कि मैं अपनी पत्नी आपको सौंप दूंगा। विचार चाहे कुछ भी रहा हो कि भाई शांति से किसी चीज का समाधान कर लिया जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपनी एक प्रतिष्ठा को दांव पर लगाने वाला प्रयास इनके द्वारा किया गया, दांव पर रखी गई अपनी प्रतिष्ठा को। तो ध्रुव देवी को ये सौंपने का आश्वासन दे देते हैं और इन्हीं के छोटे भाई जो हैं जिनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य के नाम से ज्यादा जाना जाता है, अकबर का अग्रगामी भी मानते हैं इनको। तो देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को जब इस बात की जानकारी मिलती है कि उनके बड़े भाई रामगुप्त ने अपनी पत्नी शकपति को सौंपने का आश्वासन दे दिया है, तो ये ध्रुव देवी के भेष में या ध्रुव देवी के भरोसे शकपति के पास पहुंचते हैं और वहीं पर ये शकपति की हत्या कर देते हैं। शकपति की हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कर दी जाती है। और जब ये ध्रुव देवी सुरक्षित अपने राज्य में पहुंच जाती है और उसके पश्चात यही चंद्रगुप्त द्वितीय अपने बड़े भाई रामगुप्त की भी हत्या कर देते हैं। रामगुप्त की हत्या उन्हीं के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा की जाती है कि अगर ये गद्दी पर रहे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आगे और ऐसे कुछ प्रयास या ऐसे कुछ प्रयोग करेंगे जो गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा सकते हैं। तो रामगुप्त की हत्या, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं,
गुप्त काल के अंदर यह व्यवस्था थी कि संपत्ति पर पति की मृत्यु के बाद पहला अधिकार उसकी पत्नी का होता है। तो अब गुप्त साम्राज्य जो है वो इस ध्रुव देवी के नियंत्रण में आ जाता है और ध्रुव देवी के साथ में ही चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो विवाह कर लेते हैं, विवाह। और इस सारी घटना का उल्लेख हमको मिलता है, सबसे पहले जिसकी बात की थी ना मैंने, साहित्य की। देखिए, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखा हुआ, और दूसरा जो ग्रंथ कह दीजिए जिसको मैंने पहले आपको जब बताया था तब एक्सप्लेन किया था, देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है ना, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। इस देवी चंद्रगुप्तम के अंदर कहानी है किसकी? ध्रुव देवी की और चंद्रगुप्त द्वितीय की, किस प्रकार से। और जब इनका विवाह हो जाता है तो गद्दी मिल जाती है चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की गद्दी प्राप्ति का कारण क्या रहा? ध्रुव देवी जो रामगुप्त की पत्नी है उनसे विवाह करना। और इसी रामगुप्त और ध्रुव देवी की एक संतान है जिसका नाम है प्रभावती गुप्त, पुत्री है प्रभावती गुप्त। और ये प्रभावती गुप्त कहाँ साम्राज्य विस्तार में इनके लिए सहायक साबित होती है उसकी चर्चा करूंगा मैं आगे। देखिएगा, अब यहां पर रामगुप्त हो गया, रामगुप्त से रिलेटेड यही एक फैक्ट है कि उनकी पत्नी ध्रुव देवी शकपति और रामगुप्त की हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। देखिएगा, अब यहां पर एक और चीज मैं बात करूंगा आपको कि चंद्रगुप्त द्वितीय को गद्दी किस वजह से मिली? तो ध्रुव देवी से विवाह करने के कारण। अब चंद्रगुप्त द्वितीय जो सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में उभर कर आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसे ही हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बिल्कुल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय है, प्रथम नहीं है, प्रथम वास्तविक संस्थापक है। देखिएगा, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त चर्चा हम कर ही चुके हैं। अब देखिएगा, इसके द्वारा सबसे पहले क्या किया जाता है? शकपति की हत्या, शकपति की हत्या किसके द्वारा की जाती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। इसके बाद वो अपने ही भाई रामगुप्त की हत्या करता है, रामगुप्त की हत्या। और रामगुप्त की हत्या के बाद में वो ध्रुव देवी से विवाह करता है, ध्रुव देवी से विवाह। और ध्रुव देवी कौन है? रामगुप्त की पत्नी। और देखिएगा, इसने जो उपाधियां धारण की हैं, देखिएगा, शकपति को हरा करके इन्होंने शकारी की उपाधि धारण की, शकारी यानी शकों का नाश करने वाला, शकों का दमन करने वाला शकारी। और इसी उपलक्ष्य में ये चांदी के सिक्के चलाते हैं, चांदी के सिक्के। इस विजय के पश्चात इसी के उपलक्ष्य में ये चांदी के सिक्के चलाते हैं। और उसके बाद में इन्हीं के समय में कुषाणों का भी आक्रमण होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कुषाणों का आक्रमण। और कुषाणों को हराने के पश्चात ये उपाधि धारण करते हैं, विक्रमादित्य की उपाधि। तो विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की जाती है? कुषाणों को परास्त करने के बाद में। और शकारी की उपाधि कब मिलती है? जब ये शकपति की हत्या करते हैं, यानी शकों को हराते हैं। इसके अलावा सर्वाधिक जो उपाधियों की बात करें तो देव शब्द से जुड़ी हुई सारी उपाधियां हैं, जैसे देव, देवश्री, देवराज, देवगुप्त। लेकिन सबसे प्रमुख जो उपाधि रहती है वो इनकी रहती है विक्रमादित्य की उपाधि। ये भारतीय इतिहास के अंदर इस तरह की उपाधि बहुत से शासकों ने ग्रहण की, जैसे कि हेमू ने उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य, और उसी नाम से वो गद्दी पर बैठा था। ठीक है ना साहब? देवश्री, देवराज, देवगुप्त आदि की उपाधियां धारण करता है। और इसी के साथ में वैष्णव धर्म में इसकी प्रगाढ़ जो आस्था है उसके कारण इसको परम भागवत की उपाधि भी प्रदान की गई। परम भागवत, भागवत का तात्पर्य वसुदेव से, वैष्णव शाखा से, तो परम भागवत की भी इसकी उपाधि रहती है। इसी के काल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहते हैं। अगर हम बात करते हैं ना गुप्त काल की, कि गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल है, तो वो स्वर्ण काल में अगर हम बात करें कि कौन सा शासक जिसके काल को, गुप्त शासक के काल को स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहते हैं, तो वो स्वर्ण काल चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल को ही कहा जाता है। कारण कि उन्होंने काफी सारे ऐसी साहित्यिक उन्नतियां उनके क्षेत्र में हुई, विज्ञान के क्षेत्र में हुई, उसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में हुई और कला के क्षेत्र में हुई। देखिएगा, इन्हीं के विजयों की अगर हम बात करें तो उसकी जानकारी हमको मिलती है उदयगिरी गुहा लेख से। उदयगिरी गुहा लेख,
गुहा लेख किसको कहते हैं? जो गुफाओं में लिखे हुए लेख होते हैं, उदयगिरी गुहा लेख से हमें विजय की जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय की जानकारी। और मैंने पहले एक पॉइंट बताया था कि जो स्वप्न चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त ने देखा था, जिसे वो पूरा नहीं कर पाए, उन्हें इन्होंने वो नीति अपनाकर, जो शांति का मार्ग अपनाकर वाकाटक प्रदेश को अपने नियंत्रण में लिया। किस प्रकार से देखिएगा, यहाँ एक चीज और मैं बता दूं कि जो शक विजय हुई थी, शकारी की उपाधि धारण की थी, तो शक विजय के पश्चात, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शक विजय के पश्चात ये अपनी एक और राजधानी बनाते हैं, द्वितीय राजधानी। पहली राजधानी तो पाटलिपुत्र का उल्लेख देख चुके हैं हम, क्योंकि शकों का जो कार्य क्षेत्र था वो अवंती के आसपास का था, मध्य प्रदेश। तो उज्जैन को ये अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में स्थापित करते हैं। पाटलिपुत्र प्रथम राजधानी और द्वितीय राजधानी जो रहती है वो रहती है उज्जैन, बिल्कुल। और एक शासक गुप्त काल में ऐसे भी आते हैं जो अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके अयोध्या लेके चलते हैं, उनके बारे में भी मैं बात करूंगा। अब जैसे अकबर ने विवाह की नीति अपनाई, उसी प्रकार विवाह की नीति इनके द्वारा भी अपनाई गई। सबसे पहला खुद का विवाह, स्वयं किससे विवाह करते हैं? तो नागवंश की जो राजकुमारी या कन्या है, नागवंश की कुबेर नागा से विवाह करते हैं। किसका विवाह? स्वयं का विवाह कुबेर नागा से होता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से कुबेर नागा से इनका विवाह होता है। फिर इनकी एक पुत्री की मैंने चर्चा की थी, और पुत्री का नाम मैंने आपको बताया था कि प्रभावती, जो इनकी पुत्री नहीं है, लेकिन अब पिता रामगुप्त की मृत्यु हो चुकी है, और इनकी जो माता है जिनका नाम है ध्रुव देवी, तो ध्रुव देवी और रामगुप्त की पत्नी जिसका नाम हमने देखा है प्रभावती, तो प्रभावती का विवाह ये किससे करवाते हैं? वही इनकी विजय का एक और दौर शुरू होता है, प्रभावती गुप्त का विवाह ये करवाते हैं वाकाटक नरेश से। वाकाटक नरेश या वाकाटक के शासक, जिनका नाम क्या मिलता है हमें इतिहास के अंदर? उनका नाम हमें मिलता है रुद्र। देखिएगा, वाकाटक नरेश, जिसको जीतने का प्रयास तो काफी सारे गुप्त शासकों द्वारा किया गया, आगे के शासकों ने, इनका नाम मिलता है साहब रुद्रसेन द्वितीय। तो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ में विवाह होता है किसका? प्रभावती गुप्त, जो रामगुप्त और ध्रुव देवी की पुत्री है। और विवाह के बाद में संतान उत्पन्न होती है, और वाकाटक नरेश जो रुद्रदेव है उनकी हो जाती है मृत्यु। तो मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्त स्वयं वाकाटक की संरक्षिका बन जाती है। संरक्षिका तो वह गुप्त साम्राज्य की वह महिला, वह पुत्री जो वाकाटक की संरक्षिका के रूप में बनती है, वो है आपकी प्रभावती गुप्ता, रामगुप्त और ध्रुव देवी की पुत्री। चलिएगा, इसके बाद में इन्होंने ये पुत्री का विवाह करवाया है। अब पुत्र के विवाह की बात करें तो इनके पुत्र का नाम बिल्कुल वही नाम जो आगे चल करके हम पढ़ेंगे, एक प्रसिद्ध शासक के रूप में। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जहां से निकल करके आता है, और वो फैक्ट होता है नालंदा विश्वविद्यालय। तो इनके पुत्र का नाम है कुमारगुप्त। इस कुमारगुप्त का विवाह ये कदम्ब राजकुमारी के साथ में करवाते हैं। कदम्ब प्रदेश की राजकुमारी है, उसके साथ में अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह। तो यहाँ 3 विवाहों का उल्लेख हमें मिलता है जो कहीं न कहीं इनके साम्राज्य विस्तार में सहयोगी साबित होती है। पहला स्वयं का विवाह नागवंश की कुबेर नागा से, दूसरा प्रभावती पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से, और तीसरा अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह कदम्ब राजकुमारी के साथ में। तो यहाँ हमने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ बेसिक चीजें देखी है। इंपॉर्टेंट और भी बहुत कुछ है साहित्य के क्षेत्र में। देखिएगा, बहुत अच्छी बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक प्राचीन भारत के धातु विज्ञान का एक उत्कृष्ट नमूना हमें जो प्राप्त होता है वो मिलता है हमें दिल्ली में कुवत उल मस्जिद, जो कि सल्तनत काल में निर्मित की गई थी और भारत में बनने वाली पहली इस्लामिक इमारत थी। ये कुतुब मीनार क्षेत्र में है, उसी परिसर के अंदर है। तो वहीं पर एक लोहे का स्तंभ जिसको हम मेहरौली लोह स्तंभ के नाम से जानते हैं, और कई वर्षों से धूप में, वर्षा में खड़ा है, और उसके बावजूद भी उस पर जंग नहीं लगा है। ये विश्व के लिए एक धातु विज्ञान का बहुत उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। तो इसकी जो प्राप्ति हुई है हमें महरौली दिल्ली से प्राप्त हुआ है, लेकिन ये महरौली का जो लोह स्तंभ है इसको स्थापित करवाया गया था मथुरा में। और मथुरा में किसके द्वारा? वही आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा स्थापित करवाया गया था। तो फिर ये दिल्ली कैसे पहुंचा? तो दिल्ली ले जाने वाले जो शासक हैं उनका नाम है अनंगपाल तोमर।
तोमर वंश के अनंगपाल जो शासक हैं वो इसको मथुरा से दिल्ली पहुंचाते हैं, और कहीं ना कहीं दिल्ली जो नाम है उसका संबंध भी इस लोह स्तंभ से जोड़ करके देखा जाता है कि उसकी जब स्थापना की गई थी तो ये पूरी तरह से प्रॉपर वे में खड़ा नहीं हो पाया था जिस तरह से ये मथुरा में खड़ा था। तो कुछ इसमें कहते हैं कि खड़े रहने में कुछ ढीला, मतलब एक स्थायी तौर पे नहीं, कुछ ढीला है, तो इसको दिल्ली का, जो दिल्ली का प्राचीन नाम है वो ढीला शब्द से मिलकर के ढिल्ली का बना है, ऐसा भी कई जगह पर उल्लेख मिलता है। इस महरौली के लोह स्तंभ पर सिर्फ एक ही चित्र उत्कीर्ण है, एक ही शब्द उत्कीर्ण है, चंद्र। अब हो सकता है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में उल्लेखित किया गया हो, लेकिन चंद्र नाम का उल्लेख हमें महरौली लोह स्तंभ से प्राप्त होता है। तो यहाँ मैंने बात करी आपको स्थापत्य के क्षेत्र में योगदान। उसके बाद में एक विदेशी यात्री सर्वप्रथम भारत आने वाले एक चीनी यात्री फाह्यान, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही भारत आते हैं, और भारत में आकर के वो इस पूरे गुप्त साम्राज्य के बारे में अपनी जो जानकारियां हैं वो अपनी पुस्तक फा क्यो की भी कहते हैं इसे, फा क्यो की में उल्लेखित करते हैं। ये पाटलिपुत्र में जो महलों को देखते हैं, महलों के बारे में इन्होंने कहा कि ये जो महल हैं ये देवी देवताओं द्वारा निर्मित है। मतलब इतने अद्भुत महल तो देवी देवताओं ने बनाए, ये भी अपनी पुस्तक के अंदर उल्लेखित करते हैं। इसके अलावा वो गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के बारे में कहते हैं कि जनता पर कर का भार बहुत कम था, मृत्युदंड नहीं था, यानी कि न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था थी वो बड़ी सॉफ्ट थी, लचीली सी थी। उसके अलावा कहते हैं कि लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। राम राज्य की वो सोच यहाँ पर कहीं ना कहीं परिलक्षित होती है कि लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। मांस मदिरा का सेवन नहीं होता था। मांस मदिरा का सेवन कौन करते थे? सिर्फ चांडाल लोग, सिर्फ चांडाल लोगों द्वारा ही मांस मदिरा का सेवन किया जाता था। चांडालों के बारे में विस्तृत रूप से लिखा है फाह्यान ने। उसके अलावा फाह्यान जो है वो चीनी यात्री पहले जो भारत में आने वाले हैं, उसके अलावा और इसके बारे में उन्होंने कहा कि मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था, देवताओं द्वारा निर्मित महल बताए हैं उन्होंने। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फाह्यान ने गुप्त काल के किसी भी शासक का नाम नहीं लिखा है। अपने उस उल्लेख में, उस विवरण के अंदर किसी भी गुप्त शासक का नाम नहीं लिखा गया। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आते हैं और चंद्रगुप्त शासनकाल में आने के बाद में अपना विवरण लिखते हैं, किंतु वो किसी भी गुप्त शासक का उल्लेख अपने विवरण में नहीं देते हैं। चलिएगा आगे देखते हैं। हम अगली बात करेंगे, साहित्य के क्षेत्र में हमने बात कर ली, उसके बाद में हमने वैवाहिक संबंध देख लिए। अब हम देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की चर्चा करेंगे। नवरत्न देखिएगा, अकबर ने भी अपने दरबार में 9 विद्वानों को स्थान दिया था और उसे भी अकबर के नवरत्न कहा गया। लास्ट जो रीट का एग्जाम हुआ था उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। देखिएगा तो नवरत्नों में विद्वान, विभिन्न विद्वान थे। देखो भूगोल के क्षेत्र के विद्वान, गणितज्ञ थे, चिकित्सक थे, साथ ही साथ साहित्यकार थे। बहुत सारे ऐसे विद्वानों को उन्होंने आश्रय दिया था अपने दरबार के अंदर, जिसमें सबसे पहला जो नाम निकल करके आता है वो आता है कालिदास का। कालिदास जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी रचना है, जिसके अंदर इन्होंने राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी लिखी है। उसके अलावा इनका नाटक कह दीजिए, रचना कह दीजिए रघुवंशम। उसके अलावा कुमार संभव, मेघदूत, ऐसी बहुत सी रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई। मालविका अग्निमित्र, ये इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम की दृष्टि से। मालविका अग्निमित्र ये भी इनके द्वारा लिखित एक रचना है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहां से निकल करके आता है कि इन्हें ही चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा कुंतल देश भेजा जाता है। कुंतल देश अपना राजदूत बना करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे कुंतल देश भेजा? तो निश्चित तौर पर कालिदास रहेगा। सेकंड जो यहां पर नवरत्नों में धन्वंतरी जिन्हें भारत के आयुर्वेद का जनक माना जाता है। आयुर्वेद का जनक
उसके अलावा इनकी बात करें कि ये और किन किन क्षेत्रों में विशेषता रखते थे, तो भूगोल विज्ञान, भूगोल से संबंधित। उसके अलावा ये गणितज्ञ थे, भूगोल विज्ञान के अलावा गणितज्ञ, और इन्हें चिकित्सक की श्रेणी में भी रखा जाता है, यानी कि ये एक प्रकार से कह दें कि मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे, धनवंतरी, जो नवरत्नों में शामिल। फिर देखिएगा ये प्रश्न आया था जिसमें रीट एग्जाम के अंदर इनसे रिलेटेड अमर सिंह जिनकी प्रमुख रचना है अमरकोश, ये भी इनके दरबार में नवरत्नों में शामिल है। उसके बाद में बाकी सबके तो नाम देख लेते हैं अपन। वेताल भट्ट, पांचवें रहेंगे यहाँ पर शंकु, छठे रहेंगे घटकर पर, सातवें रहेंगे शपणक, फिर रहेंगे आपके आठवें वराह मिहिर। देखिएगा इस प्रकार से कुछ नवरत्न रहते हैं, घटपरकर है। उसके अलावा जो नवे हैं वो है वर रुचि, और जो नाम इस तरीके के रहेंगे ना कंफ्यूज करने वाले, वहीं से प्रश्न निकल करके आएगा। तो देखिएगा नवरत्न में कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, वेताल भट्ट, शंकु, घटकरपर, शपणक, वरामिहिर और वर रुचि, ये नवरत्न हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार के। और इसी को फॉलो करते हुए आगे अकबर ने भी अपने दरबार में 9 विद्वानों को स्थान दिया और उन्हें भी नवरत्नों की श्रेणी में ही रखा जाता है। और विवाह संबंध जो बनाए हैं इन्होंने वैसा का वैसा विवाह संबंध को फॉलो किया है अकबर ने, इसीलिए इन्हें अकबर का अग्रगामी माना जाता है। इनके समय में जो सोने के सिक्के चलते थे, सोने के सिक्के उन्हें कहा जाता था दीनार, सोने के सिक्कों को कहा जाता था दीनार, और जो चांदी के सिक्के होते थे उनको कहा जाता था रूपक। जी बिल्कुल, रूपक और दिनार, सोने और चांदी के सिक्के। तो यहां हमने कुछ बातों को समझने का प्रयास किया, ये फैक्ट भी लिख दीजिए। अकबर का पूर्वगामी, तो अकबर का लघु रूप किसे कहा जाता है, या लघु अकबर की श्रेणी में किसको रखा गया है, तो अकबर का लघु रूप या लघु अकबर कहा गया है लघु अकबर, दारा शिकोह को। और ये किसने कहा है, उसी ने जिसने हुमायूं के लिए कहा था कि वह मुगल साम्राज्य का ऐसा शासक जो जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा और उसकी मृत्यु भी लड़खड़ाने की वजह से हुई। बिल्कुल, लैनपूल ने दारा शिकोह को लघु अकबर की संज्ञा दी है और साथ ही साथ उसने हुमायूं के बारे में भी ये बातें कही हैं। चलिएगा आगे देखते हैं हम अगले शासक को, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र हैं और जिनका विवाह उन्होंने अपने शासनकाल को, साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कदम्ब राजकुमारी के साथ करवाया था। वो शासक निकल करके आते हैं कुमारगुप्त। इनसे रिलेटेड वैसे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न एक ही बनता है नालंदा विश्वविद्यालय का, लेकिन कुछ जानकारी और भी आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। इन्हें कुछ उपाधियों से नवाजा गया। महेंद्रादित्य, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के नाम से जाने जाते हैं। उसके अलावा इन्होंने मुद्राएं चलाई, उन मुद्राओं पे भी अपनी उपाधियों को उत्कीर्ण किया है, जिसमें इन्होंने स्वयं को अजीत महेंद्र, कहीं कहीं पर इनका उल्लेख हमें अजीत महेंद्र के रूप में मिलता है, अजीत महेंद्र। उसके अलावा श्री महेंद्र, कहीं पर उल्लेख मिलता है महेंद्र सिंह। जी बिल्कुल, महेंद्र सिंह, अजीत महेंद्र, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह, महेंद्रादित्य। देखिएगा इस तरह की उपाधियां इन्होंने धारण की। इसके अलावा इनको हैनसांग ने एक उपाधि दी है शक्रादित्य की, शक्रादित्य की उपाधि इन्हें हैनसांग, वही हैनसांग जो हर्ष के शासनकाल में भारत आए थे, जिन्हें यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, जिन्होंने भीलमाल की यात्रा की और उसे अपने विवरण में पीलो मोलो की संज्ञा दी है। देखिएगा इसके अलावा इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और इसी कारण इन्होंने जो अपनी उपाधि धारण की है उसमें इन्होंने स्वयं को अश्वमेध, एक अश्वमेध यज्ञ की उपाधि मैंने पहले भी आपको बताई है, जो किसने धारण की थी, बिल्कुल निश्चित तौर पर समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की थी। इन्होंने उपाधि धारण की है अश्वमेध महेंद्र, क्योंकि इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो ये यहाँ उपाधियों की बात हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से निकल करके आता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के समय में हुई, तो कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के समय में। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और निकल करके आती है कि नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है। मैंने बौद्ध धर्म में आपको बताया था जब पढ़ाया उस समय में कि नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है द ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्धा।
यानी कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा गया है नालंदा विश्वविद्यालय को। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय को कौन नष्ट कर देता है? तो मोहम्मद गौरी का सेनापति है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। ये जरूर याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी से संबंध है। गौरी का सेनापति कौन है? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। ऐसा कहता है कि काफी लंबे समय तक उन किताबों से इन्होंने स्वयं के लिए पानी गर्म करवाया था। इतनी बड़ी जो 3 लाइब्रेरीज थी ना, रत्नदाही, रत्न रत्नक और रत्न सागर, 3 लाइब्रेरीज थी अलग अलग मंजिल पर। तो नालंदा विश्वविद्यालय, ये भी प्रश्न आ चुका है कि नालंदा विश्वविद्यालय की 3 लाइब्रेरियों के नाम रत्नदाही, रत्न रंजक और रत्न सागर, 3 मंजिलें और 3 लाइब्रेरीज थी। बहुत सारी पुस्तकें थी जिसमें भारत और भारत के बाहर की। देखिएगा, सर्वाधिक अगर बात करें अभिलेख कौन से गुप्त शासक के समय में मिले हैं, तो कुल 18 अभिलेख यहां पर मिलते हैं कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के समय में। लेकिन इनके समय में मिलने वाला सबसे पहला अभिलेख है वो है बिलसड़ अभिलेख। बिलसड़ अभिलेख जो उत्तर प्रदेश से मिला है, और ये प्रारंभिक अभिलेख जिनके अंदर हमें कुमारगुप्त की जानकारी मिलती है, श्रीगुप्त से लगाकर कुमारगुप्त तक की जानकारी हमें बिलसड़ अभिलेख में मिलती है जो उत्तर प्रदेश से हमको प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक अभिलेख भी हमें प्राप्त होते हैं कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के संबंध में, शासन के समय में। तो यहाँ देखिएगा, एक स्थान का नाम चर्चा में रहा है बयाना भरतपुर। बयाना भरतपुर, वहां पर खुदाई में हमें 623 चांदी के सिक्के मिले हैं। 623 चांदी के सिक्के, और कौन सी शैली में बने हुए? तो मयूर शैली में। इन सिक्कों की संख्या 623 है। मयूर शैली के सिक्के बयाना भरतपुर से मिले हैं जो कि कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के काल के हैं, और उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। यहाँ एक और मैं बात करूंगा 2 अभिलेखों की। एक तो है तुमुन अभिलेख। देखो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहां से प्रश्न बन करके आ सकता है। एक बार इसे साफ कर देते हैं। देखिएगा, 2 अभिलेखों की बात करूंगा जिसमें कुछ विशेष बातें कही गई हैं कुमारगुप्त के बारे में, क्योंकि सबसे अधिक अभिलेख इसी के समय में मिले हैं। पहला जो अभिलेख है जिसको कहते हैं हम तुमुन अभिलेख। तुमुन अभिलेख में क्या कहा है? शरदकालीन सूर्य, शरद यानी शीत ऋतु में सूर्य जिस प्रकार से सुहाता है वैसे ही सुहाता है। कौन? कुमारगुप्त। शरदकालीन यानी शीत ऋतु का, शरद काल का सूर्य किसमें कहा है? तुमुन अभिलेख में। तुमुन अभिलेख में। तो दूसरे जो अभिलेख की बात करूंगा उसका नाम है गढ़वा अभिलेख। गढ़वा अभिलेख। और गढ़वा अभिलेख में क्या कहा है? गढ़वा अभिलेख में वैष्णव धर्म के प्रति बहुत प्रगाढ़ आस्था के कारण इसे भी परम भागवत की उपाधि दी गई है। परम भागवत किसे कहा गया है? तो परम भागवत कहा गया है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य को। बयाना से इनके चांदी के सिक्के मयूर शैली के प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक अभिलेख किसी गुप्त शासक के शासन काल में मिलते हैं तो कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। नालंदा विश्वविद्यालय से संबंध है तो कुमारगुप्त महेंद्रादित्य का। अब देखिएगा, कुमारगुप्त के समय के अंदर एक आक्रमण होता है, प्रथम बार हुणों का आक्रमण, जिनको मलेच्छ कहा गया है। और इसकी जानकारी जो है हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? तो वो है रुद्रदामन से। देखिएगा, सारी चीजें क्लियर करता हूं मैं अभी। देखिएगा, तो आक्रमण हुआ उस समय शासक कौन था? यहां पर कहीं कहीं पर इसको पुष्यमित्र एक जाति है, नॉट पुष्यमित्र शुंग, पुष्यभूति भी कहते हैं या पुष्यगुप्त जाति है। और साथ ही हम लिख लेते हैं हुण। हुणों को क्या कहा गया है? मलेच्छ, अनार्य, मलेच्छ शब्द की संज्ञा दी गई है। आक्रमण तो होता है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के समय में, लेकिन उनके दमन के लिए कुमारगुप्त महेंद्रादित्य अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजता है, स्कंदगुप्त को। और इसकी जानकारी हमको मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख इस बात की जानकारी देता है कि मलेच्छों का, हुणों का आक्रमण होता है गुप्त शासन काल के दौरान, और उसको दबाने के लिए भेजा जाता है स्कंदगुप्त को। यहीं पर स्कंदगुप्त द्वारा सूर्य पूजा का भी हमें उल्लेख मिलता है, सूर्य की पूजा का उल्लेख। और उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त हुआ है सूर्य पूजा के लिए, उसको कहा जाता है श्री परीक्षा पावक्षा। श्री परीक्षा पावक्षा शब्द से उल्लेखित किया गया है सूर्य पूजा को जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? तो रुद्रदामन से। रुद्रदामन जो कि एक शक शासक है, यानी शक शासक रुद्रदामन। देखिएगा, यहाँ
स्कंदगुप्त को अगर हम पढ़ते हैं तो स्कंदगुप्त से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट एक निकल करके आता है और वो है सुदर्शन झील का पुनः निर्माण। 3 लोग जुड़े हुए हैं सुदर्शन झील से। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, जो अपने मंत्री जिसका नाम है पुष्यमित्र, उस पुष्यगुप्त के निर्देशन में सुदर्शन झील का निर्माण करवाता है। दूसरा है शक शासक रुद्रदामन, जिसके द्वारा पुनः जीर्णोद्धार करवाया जाता है। और उसके बाद में आता है स्कंदगुप्त, जो अपने एक गवर्नर, जो सौराष्ट्र का गवर्नर उसने नियुक्त किया था, पर्णदत्त, सौराष्ट्र का गवर्नर पर्णदत्त, उसके निर्देशन में पुनः निर्माण किया जाता है सुदर्शन झील का। तो 3 लोगों का संबंध यहाँ निकल करके आता है सुदर्शन झील से। सौराष्ट्र का गवर्नर पर्णदत्त स्कंदगुप्त के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पहली बार निर्माण हुआ तो पुष्यगुप्त, और उसके बाद में शक शासक रुद्रदामन। और इन सारी जानकारियों का हमें उल्लेख जो मिलता है जूनागढ़ अभिलेख, जिसका संबंध शक शासक रुद्रदामन से है। इसी में हुणों को मलेच्छ कह करके संबोधित किया गया है। तो स्कंदगुप्त में मैंने ये चीजें आपको बता दी। स्कंदगुप्त के संबंध में 2 अभिलेख हैं। पहला है भीतरी अभिलेख, भीतरी गांव, जी बिल्कुल, वहां पर लक्ष्मण मंदिर बना हुआ है गुप्तकालीन, भीतरी गांव उत्तर प्रदेश। और दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख गुजरात। ये 2 अभिलेख प्रमुख रहते हैं स्कंदगुप्त को समझने के लिए। सुदर्शन झील के बारे में मैंने आपसे बात कर ही ली है। उसके बाद में इन्होंने चीन के एक राजा है जिनका नाम है सांग, उनके दरबार में अपना एक राजदूत भेजा था स्कंदगुप्त ने। तो सबसे पहले किसके शासनकाल में हुणों का आक्रमण हुआ? तो कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। लेकिन हुणों का सबसे पहले मुकाबला करके उनको पराजित किसने किया? तो स्कंदगुप्त यहां पर नाम आएगा। और यह अंतिम शासक थे स्कंदगुप्त जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के चलाने वाला अंतिम शासक गुप्तकालीन कौन था? तो स्कंदगुप्त। और इनके जो चांदी के सिक्के हैं वो वृषभ शैली के हैं। पहले हमने देखा था, इनके पिता की बात की थी, उन्होंने जो सिक्के चलाए और बयाना से हमें मिले हैं वो मयूर शैली के सिक्के हैं, ये वृषभ शैली के सिक्के हैं। अब बात करेंगे कुछ ऐसे शासकों की जिनका इतिहास में उतना विशेष उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से कुछ ऐसे प्रश्न निकल करके आ सकते हैं जो हमारे एग्जाम में हमें थोड़ी टेंशन दे सकते हैं। तो टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि हम उनका जवाब भी ढूंढेंगे। देखिएगा, पूरी तरह से ये जो शासक रहे ये वैष्णव मत को प्रधानता देने वाले थे। लेकिन यहाँ पर एक शासक आते हैं स्कंदगुप्त के बाद, अगले क्रम में आते हैं, जिनका नाम है पुरुगुप्त। और ये पुरुगुप्त क्या करते हैं? ये वैष्णव मत को त्याग देते हैं, वैष्णव से बंध जाते हैं बौद्ध मत को, और साथ ही साथ बौद्ध मत को संरक्षण देने वाला पहला शासक कौन है? तो वो है पुरुगुप्त। ये किसने कहा है? देखिएगा, आगे चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले शासक के रूप में पुरुगुप्त। पुरुगुप्त के बाद में अगले शासक जो निकल करके आते हैं बुद्धगुप्त। नाम से ही क्लियर है बुद्धगुप्त, तो याद रखना आसान रहेगा। बुद्धगुप्त भी बौद्ध धर्म और साथ ही साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, उस नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बड़ी भेंट या अनुदान किसके द्वारा दी जाती है? तो वो दी जाती है बुद्धगुप्त द्वारा। और इसका उल्लेख करते हैं हैनसांग अपने विवरण के अंदर। हैनसांग ने कहा कि बुद्धगुप्त नाम के गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ी धनराशि दान में दी। फिर एक नाम आता है नरसिंह, जिसको हम बालादित्य भी कहते हैं, बालादित्य। और इसकी विशेषता क्या रही नरसिंह बालादित्य की? सबसे पहली चीज तो यही कि इन्होंने सोने का सबसे बड़ा सिक्का चलाया था। किस गुप्त शासक ने सोने का सबसे बड़ा सिक्का चलाया? तो वो है आपके नरसिंह या बालादित्य। और इसी के साथ में इन्होंने मिहिर कुल नाम के एक हुण शासक को भी हराया था। मिहिर कुल शासक को, हुण को हराने वाला कौन है? तो वो है आपका नरसिंह गुप्त या बालादित्य। उसके बाद में 2 शासक और रहते हैं, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा उनके लिए। नाम निकल करके आता है भानुगुप्त। और उनसे रिलेटेड एक ही प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भानुगुप्त, इनके समय में 510 ईस्वी के अंदर एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसको कहते हैं हम एरण अभिलेख। और उस समय यह माना जाता है कि भानुगुप्त के समय में हुणों का आक्रमण होता है और इनका एक सेनापति है जिसका नाम है गोपराज। इस अभिलेख में हमें उस आक्रमण की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ हमें यह भी जानकारी मिलती है कि गोपराज की मृत्यु जो हो जाती है हुणों के हाथों, तो इनकी पत्नी के द्वारा सर्वप्रथम सती
व्रत का पालन, सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें 510 ईस्वी के एरन अभिलेख से मिलता है, जो भानुगुप्त के शासनकाल का है। और लड़ने वाले थे गोपराज सेनापति और उनकी पत्नी उनके पीछे सती व्रत का पालन करती है, ये उल्लेख मिलता है। सती प्रथा इसका मतलब वहां मौजूद थी। अंतिम शासक विष्णुगुप्त, इनके लिए याद रखना यही जरूरी है कि साहब ये इनका शासनकाल जो रहा, अंतिम शासनकाल विष्णुगुप्त का, ये विष्णुगुप्त जो है अंतिम शासक के रूप में जाने जाते हैं। तो अंतिम शासक गुप्त काल के कौन थे? विष्णुगुप्त। चलिएगा, यहाँ मैंने कम समय में अधिक जानकारी देने का प्रयास किया है। एक वीडियो और आएगा जिसके अंदर हम प्रशासन को और साहित्य कला के क्षेत्र को विस्तार से देखेंगे। तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो से आपकी आज्ञा चाहूँगा वीडियो समाप्ति के लिए, और कोशिश रहेगी कि अगले वीडियो में सारी जानकारियों को समावेशित किया जाए। थैंक यू।